Hello everyone, welcome to my channel Chemistry Unscrambled. This is Dr. Imran Khan. Hope you all are doing well. So today we'll start with grade 11th chapter. अब ग्रेड 11th इसलिए करना ज़रूरी हो गया बिकॉज ग्रेड 11th की भी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं एंड उनका भी सिलेबस हमें कंप्लीट करना है एज अर्ली एज पॉसिबल. सो हम ग्रेड 11th एंड ग्रेड 12th का सिलेबस साइमल्टेनियसली फॉलो करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. Before starting, those who are new to the channel, kindly subscribe so that you can get latest updates of my videos so that you can learn chemistry easily. So आज का जो चैप्टर है ग्रेड 11th का फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज़ सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री. ये चैप्टर इसलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज ग्रेड 12th का जो चैप्टर है सॉल्यूशंस, उसमें जो फर्स्ट पार्ट है वो इस पर्टिकुलर पार्ट से पूरा का पूरा आता है. So this particular topic या this particular video is very important for grade 11th as well as for grade 12 student. आप लोग इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स देखेंगे जो आपने शायद ग्रेड 12th वाले जो हैं वो ग्रेड 11th में नहीं पढ़े होंगे. तो मैंने कोशिश की है कि मैक्सिमम टॉपिक्स या मेजर टॉपिक्स कवर कर सकूँ ताकि आपका कॉम्पिटिशन्स भी इसमें कवर अप हो जाए. तो आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं वो है मोल कॉन्सेप्ट, मेथड्स टू कैलकुलेट एटॉमिक मास, methods to calculate equivalent mass, Avogadro's hypothesis, and methods to express the concentration of solution. So without wasting any time, let's start with the chapter. जो हमारा पहला टॉपिक है इस पर्टिकुलर चैप्टर में, दैट इज एटॉमिक मास. सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, जो कि डेफिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इट कैन बी डिफाइंड एज अ नंबर विच इंडिकेट्स हाउ मेनी टाइम्स द मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज हैवियर इन कंपैरिजन टू 1/12 द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12. मतलब कि कार्बन के एक एटम का 1/12 करिए तो उससे कितना ज़्यादा हैवियर है एक एलिमेंट, तो वो एटॉमिक मास से रिप्रेजेंट किया जाता है. डेक्स जो टर्म आता है दैट इज एटॉमिक मास यूनिट, उसको शॉर्ट फॉर्म में यूनिफाइड मास भी बोला जाता है. इट इज़ 1/12 द मास ऑफ वन कार्बन एटम, मतलब एक कार्बन एटम का 1/12 कर दीजिए, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ AMU. ज़रा इसको देख लेते हैं हम लोग जल्दी से कि AMU की वैल्यू दरअसल होती क्या है. तो आपको पता है दैट एवोगाड्रो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का मास इज 12 ग्राम. तो वन कार्बन एटम का मास विल बी is represented by this 12/6.02 into 10 to the power 23. तो वैल्यू आएगी 1.99 into 10 to the power minus 24 grams. तो 1 AMU अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन एक एटम, कार्बन के एक एटम के मास का 1/12 कर देंगे, जो कि हमने यहाँ पर किया हुआ है, एंड द वैल्यू कम्स आउट टू बी 1.66 into 10 to the power minus 24 grams और 1.66 into 10 to the power minus 27 kgs. नेक्स्ट ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम एटम हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है. अब इसको मैं आपको बताऊं कि ग्राम एटॉमिक मास बहुत इजी टर्म है. आप लोग ये कंसिडर करिएगा कि आप नंबर ऑफ मोल्स पढ़ रहे हैं. जब आप नंबर ऑफ मोल्स को कंपेयर करेंगे विद ग्राम एटॉमिक मास तो आपको ज़्यादा इजीली समझ में आएगा, आप इजीली कोरिलेट कर पाएंगे. तो ग्राम एटॉमिक मास का जो डेफिनेशन होता है, इट इज़ एब्सोल्यूट मास ऑफ एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स. सो एटॉमिक मास वन एटम का मास होगा एंड ग्राम एटॉमिक मास एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स का मास होगा. तो जैसे हम लोग ऑक्सीजन एटम लेते हैं तो एक ऑक्सीजन एटम का जो मास होगा दैट इज 16 AMU. AMU को अगर हम सब्सटीट्यूट करें तो 1.6 इंटू 10⁻24. और अगर हम ग्राम एटॉमिक मास जब बोलेंगे तो हमें एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो हेंस हमने एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया है, तो हेंस आवर वैल्यू कम्स आउट टू बी 16 ग्राम्स. फिर नंबर ऑफ ग्राम एटम्स का अगर आप फॉर्मूला बोलें, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ही उसको कंसिडर करिए, तो सिंपल सब जो फॉर्मूला होता है मास अपॉन एटॉमिक मास. फिर नेक्स्ट आते हैं मॉलिक्यूलर मास. मॉलिक्यूलर मास का डेफिनेशन, इट इज़ द नंबर विच इंडिकेट्स हाउ मेनी टाइम्स वन मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस इज हैवियर इन कंपैरिजन टू 1/16 मास ऑफ ऑक्सीजन एटम और 1/12 द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12. फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास, फिर वही नंबर ऑफ मोल्स उसको कंसिडर करिएगा. सो इट इज़ द मास ऑफ एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, देख सकते हैं आप यहाँ पर. देन एक एग्जांपल में ले लेते हैं कि अगर हम बोलें कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3, तो आप बोलेंगे उसको 63 AMU.
और अगर आप बोलेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3, दैट मीन्स उसको 16 AMU को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विद एवोगाड्रो नंबर, बिकॉज इट इज द मास ऑफ एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. सो हेंस योर वैल्यू कम्स आउट टू बी 63 ग्राम्स. सिमिलरली पहले जैसे आपने फॉर्मूला देखा था, वैसे ही नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला, मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस. एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं. कैलकुलेट द मास ऑफ 2.5 ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, मतलब 2.5 ग्राम मोल्स इसको कंसिडर करिएगा ऑफ ऑक्सीजन. तो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ द सब्सटेंस अपॉन एटॉमिक मास. बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही आप देखेंगे यहाँ पर. सो number of gram atoms is 2.5 and number of gram atoms is 2.5. ये given है. mass of the element आपको निकालना है and atomic mass of oxygen is 16. तो आप जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो mass of oxygen निकल के आ जाएगा 40 grams. नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है एवोगाड्रोज हाइपोथेसिस, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. हम लोग इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं, फिर एवोगाड्रो हाइपोथेसिस से हम लोग क्या क्या चीज़ें प्रिडिक्ट कर सकते हैं वो हम लोग आगे देखेंगे. So under similar conditions of temperature and pressure, equal volumes of all gases have equal number of molecules. Equal volume of all gases have equal number of molecules. This is Avogadro's hypothesis. इसको जरा हम लोग समझ लेते हैं कि मान लीजिए H2 plus Cl2 gives twice Hc. So you can see कि one volume of H2 reacts with one volume of Cl2 to produce two volumes of HCl. We can also say that one molecule of H2 reacts with one molecule of Cl2 to produce two molecules of HCl. या हम लोग ये भी बोल सकते हैं that one half molecule of H2 combines with half molecule of Cl2 to produce one molecule of HCl. Then application of Avogadro's hypothesis. First application is it helps in determining the atomicity of the elements. मतलब कि किसी मॉलिक्यूल में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं उस पर्टिकुलर एलिमेंट के, दैट विल टेल यू द एटॉमिसिटी. सेकेंड चीज जो हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिक्यूलर मास एंड वेपर डेंसिटी. अब आपको फॉर्मूला तो याद होगा, मगर उसका डेरिवेशन मैं आपको करके दिखाता हूँ कि कैसे डेरिवेशन हुआ है इसका. सबसे पहले ज़रा इसका डेफिनेशन देख लीजिए, दैट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वेपर डेंसिटी. द वेपर डेंसिटी ऑफ एनी गैस इज द रेशियो ऑफ द डेंसिटीज ऑफ गैस एंड हाइड्रोजन अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ प्रेशर. मतलब उस गैस का डेंसिटी डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ प्रेशर. इसका ज़रा डेरिवेशन आप देख सकते हैं. तो वेपर डेंसिटी जैसे अभी डेफिनेशन हुआ है, डेफिनेशन आपने इसका देखा कि डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइडेड बाय द डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन. सो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. तो आपको पता है कि अगर सिमिलर वॉल्यूम हम लेंगे तो वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ मास बचेगा. तो न्यूमरेटर में मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मास ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा. देन मास ऑफ एन मॉलिक्यूल्स भी हम लोग बोल सकते हैं, बिकॉज जो टोटल मास होगा वो सारे मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करके बोला जाएगा. हम लोग ये भी बोल सकते हैं दैट मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन. और आपको पता है कि मास ऑफ वन molecule of a gas is given by the molecular mass. Similarly, mass of one molecule of hydrogen is given by the molecular mass of hydrogen. So similarly, molecular mass of hydrogen is 2. So आपको सीधे सीधे एक रिलेशन मिला, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन 2. तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि डेरिवेशन कैसे किया गया इसका. नेक्स्ट ये चीज़ है वो ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम है. आपको वैल्यू पता होगी 22.4 लीटर्स एट एसटीपी, बट वो आई कहाँ से ज़रा देखते हैं हम लोग. द डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन एट एनटीपी इज 0.0009 ग्राम्स पर एमएल. तो हम लोग ये बोल सकते हैं दैट 0.0009 ग्राम ऑक्यूपाई 1 ml ऑफ द वॉल्यूम एट एनटीपी. सो 1 ग्राम ऑफ, तो अब इसमें यूनिटरी मेथड लगाते हैं, हम लोग ये बोल सकते हैं दैट 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन विल ऑक्यूपाई 1 अपॉन 0.0009 ml. सो 1 ग्राम मोल मतलब कि उसका मॉलिक्यूलर मास, दैट मीन्स 2.016 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन विल ऑक्यूपाई अ वॉल्यूम ऑफ 1 अपॉन 0.0009 इंटू 2.06, दैट इज 22,400 ml या 22.4 लीटर्स एट एसटीपी. तो दिस इज हाउ 22.4 लीटर्स एग्जिस्टेंस में आया. नेक्स्ट जो हम लोग चीज़ डिराइव कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज लॉशमिथ नंबर. This tells you the number of molecules in 1 ml of a gas. So आपको ये पता है कि 22,400 ml में एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो 1 ml में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे. तो एवोगाड्रो नंबर डिवाइडेड बाय 22,400, तो यू विल गेट
2.68 इंटू 10⁻18 मॉलिक्यूल्स। फिर नेक्स्ट हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस से। एक एग्जांपल देखते हैं कि ओजोन कन्वर्ट्स इनटू ऑक्सीजन। तो ये दिस इज एन एक्सपेरिमेंटल डेटा दैट 2 वॉल्यूम ऑफ ओजोन कन्वर्ट्स इनटू 3 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, या 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन कन्वर्ट्स इनटू 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, या हम ये भी बोल सकते हैं दैट 1 मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन प्रोड्यूसेस 3/2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। एंड ऑक्सीजन आप जानते हैं O2 होता है, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3 एटम्स। दैट मीन्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन हैज 3 ऑक्सीजन एटम्स, सो दैट मीन्स यू कैन सी दैट द फॉर्मूला ऑफ ओजोन इज 3। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कॉल्ड द मोल कॉन्सेप्ट। मोल, सबसे पहले ये जानने की कोशिश करिए दैट व्हाट इज अ मोल। आपने ग्रेड 9th में भी पढ़ा हुआ है व्हाट इज अ मोल। सो इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। और आपने 9th में ही बहुत सारे फॉर्मूलेज पढ़े थे नंबर ऑफ मोल्स निकालने के। एक था नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास। दूसरा था नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। तीसरा था वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर एट एनटीपी डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर्स। तो ये 3 रिलेशंस थे। इन रिलेशंस को यूज करके हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं जिससे आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो पहला न्यूमेरिकल ये है, अ पीस ऑफ कॉपर वेज 0.635 ग्राम। तो ये मास दे दिया गया है ऑफ कॉपर। हाउ मेनी एटम्स ऑफ कॉपर डज इट कंटेन। तो यहाँ पर मास एंड नंबर ऑफ एटम्स का रिलेशन है। तो आपको पता है कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर। एंड आपको ये भी पता है दैट नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट अपॉन एटॉमिक मास। बस आप वैल्यूज पुट कर लीजिए सारी, तो यू विल गेट नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻21। तो बस आपको वो रिलेशंस को कंबाइन करने थे। नेक्स्ट ये एग्जाम्पल है, अ गैस हैज़ अ वेपर डेंसिटी ऑफ 11.2। तो अब देखिए वेपर डेंसिटी दिया है तो सीधे सीधे हमें मॉलिक्यूलर मास पता चल गया, राइट। दिस इज द वेपर डेंसिटी, तो हमें मॉलिक्यूलर मास पता चल गया। मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू वेपर डेंसिटी इनटू 2। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 ग्राम ऑफ गैस एट एनटीपी। तो यहाँ पर वॉल्यूम और मास के बीच में रिलेशन हमें देखना है। तो नंबर ऑफ मोल्स का जो रिलेशन होता है विद मास इज मास अपॉन एटॉमिक मास, एंड वॉल्यूम के साथ जो रिलेशन होता है नंबर ऑफ मोल्स का दैट इज वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर्स। तो वही आप दोनों रिलेशन देख सकते हैं। सीधे सीधे आप वैल्यूज पुट कर दीजिए, यू विल गेट द वॉल्यूम ऑफ 1 ग्राम ऑफ कंपाउंड एट एसटीपी दैट इज 1 लीटर। फिर इसके बाद इक्वल मास और केमिकल इक्वेलेंस हम लोग देखते हैं। इसके लिए मैंने एक वीडियो अलग से बनाया हुआ था, यू मस्ट हैव सीन दैट वीडियो। इफ नॉट तो काइंडली गो टू माय प्लेलिस्ट एंड यू कैन सी माय वीडियो देयर। इक्वल मास में मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, सो यू लर्न मोर अबाउट इक्वल मास इन दैट पर्टिकुलर वीडियो। सो काइंडली आई वुड सजेस्ट दैट यू कैन गो टू दैट पर्टिकुलर वीडियो एंड लुक फॉर इक्वल मास। कुछ और भी मेथड्स हैं जो मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहता हूँ विद विच यू कैन कैलकुलेट द इक्वल मासेस। फर्स्ट मेथड इज बाय हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो जो इसका मेन फॉर्मूला है दैट इज इक्वल मास इज इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ हाइड्रोजन इनटू 1.008। इसको हम लोग थोड़ा और मॉडिफाई कर सकते हैं, मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन ml ऑफ हाइड्रोजन डिस्प्लेस एट एनटीपी इनटू 0.00009। मतलब मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वही यहाँ पर फॉर्मूला यूज किया गया है। फिर 1.008 को 0.0009 से डिवाइड किया गया तो 11200 बना एंड एवरीथिंग एल्स रिमेन्स द सेम। तो आप चाहे फर्स्ट फॉर्मूला यूज किए करें या लास्ट फॉर्मूला यूज करिए, आपको देखना पड़ेगा कि व्हाट डेटा इज प्रोवाइडेड टू यू इन द न्यूमेरिकल। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं ऑक्साइड फॉर्मेशन मेथड। अब ऑक्साइड फॉर्मेशन मेथड में जो आपका मेन फॉर्मूला है वो लास्ट वाला फॉर्मूला है दैट इज मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑक्सीजन इनटू 8। अब दरअसल ज़रूरी नहीं है कि मास ऑफ ऑक्सीजन आपको दिया जाए, तो आप हो सकता है कि आपको मास ऑफ ऑक्साइड दिया जाए एंड मास ऑफ एलिमेंट दे दिया जाए। तो ऑक्साइड में से आप मास ऑफ एलिमेंट माइनस कर देंगे तो आपको मास ऑफ ऑक्सीजन मिल जाएगा एंड दैट यू कैन पुट हियर इन दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। बिल्कुल सिमिलर है क्लोराइड फॉर्मेशन मेथड। जो मेन फॉर्मूला इज एट द बॉटम, मास ऑफ एलिमेंट अपॉन मास ऑफ क्लोरीन इंटू 35.5। मास ऑफ क्लोरीन यूजुअली नहीं दिया जाता है, तो आप मास ऑफ क्लोरीन निकालेंगे कैसे। ऊपर आप देख सकते हैं मास ऑफ क्लोराइड माइनस मास ऑफ एलिमेंट, तो आपको मास ऑफ क्लोरीन मिल जाएगा, वो आप इसमें ईजिली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं वैल्यूज। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा सारी चीज़ें क्लियरली। देन फोर्थ मेथड इज मेटल टू मेटल डिस्प्लेसमेंट मेथड। मतलब एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस करता है, तो उस सिलसिले में आपको क्या फॉर्मूला यूज करना है। तो M1 अपॉन M2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2। मतलब ये बोल रहा है कि
जो मेटल डिस्प्लेस हो रहा है एंड जो मेटल डिस्प्लेस कर रहा है, अगर दोनों के मासेस का आप रेशियो निकाले, दैट विल बी इक्वल टू द इक्विवेलेंट मास ऑफ द डिस्प्लेसिंग एलिमेंट एंड द डिस्प्लेस्ड एलिमेंट। तो आप यहाँ पर फॉर्मूला देख सकते हैं। देन उसके बाद डबल डिकम्पोजिशन मेथड। डबल डिकम्पोजिशन आपको पता है, आपने ग्रेड 10th में डबल डिकम्पोजिशन पढ़ा हुआ है। सो मास ऑफ द कंपाउंड रिएक्टेड एंड द मास ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म आर इन द रेशियो ऑफ द इक्विवेलेंट मासेस। मतलब कि सपोज ए बी इज द substance reacted and AD is the product form. So mass of AB upon AD will be equal to the ratio of the equivalent mass of AB and equivalent mass of AD. अब equivalent mass of AB कैसे निकाल सकते हैं? सेपरेटली आप equivalent mass of A निकाल लीजिए एंड equivalent mass of B निकाल लीजिए। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी equivalent mass of A निकाल लीजिए प्लस equivalent mass of D निकाल लीजिए। दोनों को जब आप जोड़ देंगे तो you will get the equivalent mass of the molecule. So hence with the help of this method you can calculate the equivalent mass of any element. फिर उसके बाद हम लोग आते हैं मेथड्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एटॉमिक मासेस। सबसे पहला है ड्यूलोंग एंड पेटिट्स लॉ। ये आपने सुना होगा इसके बारे में काफ़ी। तो अकॉर्डिंग टू ड्यूलोंग एंड पेटिट्स लॉ, एटॉमिक मास इनटू स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू 6.4। ये जो वैल्यू है 6.4, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एटॉमिक हीट। सो इसके हेल्प से आप दरअसल अप्रॉक्सीमेट एटॉमिक मास निकालते हैं। तो अप्रॉक्सीमेट एटॉमिक मास विल कम आउट टू बी 6.4 डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट की जो यूनिट होती है दैट इज कैलोरीज पर ग्राम। अब जल्दी से हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको ये पर्टिकुलर ड्यूलोंग एंड पेटिट्स लॉ समझ में आ जाए। क्लोराइड ऑफ एन एलिमेंट कंटेन्स 49.5% क्लोरीन। तो क्लोरीन दे दिया गया है आपको इसमें। The specific heat of the element is 0.056. Specific heat is also mentioned. Calculate the equivalent mass, valency and atomic mass of the element. तो आप सीधे सीधे सोल्यूशन में देख सकते हैं कि क्लोराइड का जो मास था दैट वाज 49.5। सो मास ऑफ द एलिमेंट आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज 50.5। अच्छा, आप कुछ चीज़ें ज़रा समझ लीजिए, फिर उसके बाद आपको पूरा फ्लो समझ में आ जाएगा न्यूमेरिकल का कैसे सॉल्व किया जाता है। सबसे पहला एग्जैक्ट एटॉमिक मास निकालने के लिए आपको इक्विवेलेंट मास इनटू वैलेंसी करना पड़ता है। ऑलराइट, और वैलेंसी निकालने के लिए आपको अप्रॉक्सीमेट एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास करना पड़ता है। तो ये आपको फॉर्मूलेज याद रखने पड़ेंगे। ऑलराइट, अच्छा, अब हम इक्विवेलेंट मास ऑफ दी मेटल निकालने की कोशिश करते हैं। बिकॉज इट इज़ अ क्लोराइड, थोड़ी देर पहले ही आपने देखा था इक्विवेलेंट मास कैसे निकाला जाता है। तो मास ऑफ मेटल डिवाइडेड मास ऑफ क्लोरीन इंटू 35.5। वैल्यूज आप पुट करेंगे तो आंसर आएगा 36.21। अब अप्रॉक्सीमेट एटॉमिक मास आपको निकालना है, तो ड्यूलोंग एंड पेटिट्स लॉ 6.4 डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक हीट तो आएगा 114.3। अब वैलेंसी आपको निकालना है, तो अप्रॉक्सीमेट मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, तो वैलेंसी आएगी 3। इस वैलेंसी को आप मल्टीप्लाई कर देंगे विद इक्विवेलेंट मास, तो यू विल गेट द एग्जैक्ट एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फस सब्सटेंस वो होते हैं जिनका सेम कॉम्पोजिशन होता है। सपोज K2SO4 एंड K2CrO4। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों मॉलिक्यूल्स का जो कॉम्पोजिशन है वो एग्जैक्टली सेम है। सो what is law of isomorphism? Mass of one element A which combines with a certain mass of other element। मान लीजिए कि सल्फर कंबाइन कर रहा है with a fixed mass of potassium, divided by mass of other element B which combines with same mass of the other element। मतलब कि क्रोमियम रिएक्ट कर रहा है with fixed mass of potassium, so that will be equal to the ratio of the atomic masses of A and B। मतलब that will be equal to the ratio of the atomic masses of sulfur and chromium। So with the help of this you can calculate the mass of any element, या atomic mass आप इससे calculate कर सकते हैं। So this was law of isomorphism। Next है atomic mass from vapor density of chloride। So this is the formula that should be used to calculate the atomic mass। सबसे पहले आपको वैलेंसी ऑब्वियसली कैलकुलेट करनी पड़ेगी। जब वैलेंसी आप कैलकुलेट कर लेंगे, एटॉमिक मास निकालने के लिए आपको वैलेंसी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विद इक्विवेलेंट मास, जो कि आप सेम फॉर्मूला आप पहले भी एक न्यूमेरिकल में देख चुके हैं। जल्दी से एक हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं ताकि ये चीज़ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए आपके दिमाग में। तो एग्जांपल इज द ऑक्साइड ऑफ एन एलिमेंट कंटेन्स 32.33% एलिमेंट एंड वेपर डेंसिटी ऑफ इट्स क्लोराइड इज 79। तो वेपर डेंसिटी पता चल गया, तो आपको मॉलिक्यूलर मास पता चल गया। कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट। अब
मास ऑफ द एलिमेंट इज 32.33, तो मास ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्साइड दिया है तो मास ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगा 67.67, तो इक्विवेलेंट मास ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट आ जाएगा। अब इक्विवेलेंट मास फिर वही जैसे थोड़ी देर पहले आपने देखा था ऑक्साइड फॉर्मेशन मेथड में फॉर्मूला होता है मास ऑफ मेटल डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑक्सीजन इनटू 8, वैल्यूज आप पुट करेंगे तो आंसर आएगा 3.82। फिर वैलेंसी आपको निकालना है तो ऊपर जो आपने अभी फॉर्मूला सीखा था 2 इंटू वेपर डेंसिटी डिवाइडेड बाई ई प्लस 35.5, उसमें वैल्यू पुट करेंगे, विल गेट द वैलेंसी 4, एंड देन एटॉमिक मास निकालने के लिए आप इक्विवेलेंट मास से वैलेंसी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यू विल गेट द एग्जैक्ट एटॉमिक मास दैट इज 15.28। हम लोग ने दो न्यूमेरिकल इस टाइप के कर लिए हैं। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल्स इजीली समझ में आ गए होंगे। Next is method to express the concentration of the solution. This is very very important. अभी तक हम लोग ने जितना भी कवर किया ये ग्रेड 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है एंड कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट मेथड इज मास परसेंटेज। इसका फॉर्मूला देख लीजिए, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। तो सपोज अगर मैं बोलता हूँ इफ एक्वस NaOH इज 40% मास अपॉन मास, तो इसका मतलब ये होता है दैट 40 ग्राम्स ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन। तो सॉल्वेंट हो गया आपका 100 माइनस 40 दैट इज 60 ग्राम्स। अब इसी का भाई है वॉल्यूम परसेंटेज। सो वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला इज एग्जैक्टली सिमिलर टू द मास परसेंटेज फॉर्मूला, डिफरेंस इज दैट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100. Then if I say that if aqueous NaOH is 40% V upon V, मतलब volume upon volume, so this connotes that 40 ml of the solute is present in 100 ml of solution, so the solvent will be 60 ml। जैसे पिछला था वैसे ही अभी भी। पार्ट्स पर मिलियन का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 6। पार्ट्स पर मिलियन यूज कहाँ होता है? पार्ट्स पर मिलियन यूज होता है पोल्यूशन को डिटेक्ट करने में। सपोज 20 ppm SO2 अगर दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है? 20 माइक्रोग्राम ऑफ SO2 इज प्रेजेंट इन 10 टू द पावर 6 माइक्रोग्राम्स ऑफ एयर। तो इसका मतलब ये होता है देयर इज वन न्यूमेरिकल इन एनसीईआरटी आल्सो, तो आप उसको देखिएगा जरूर। देन आता है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन जितने कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं सोल्यूशन में उन सबका मोल फ्रैक्शन निकाला जाता है। मान लीजिए यू नीड टू कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अगर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। दोनों मोल फ्रैक्शंस को जब आप जोड़ेंगे यू विल गेट द वैल्यू 1। इसका मतलब अगर आपने एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल लिया तो दूसरे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है बाय सब्ट्रैक्टिंग इट बाय 1। Next is molality, which is expressed by small m। फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। नंबर ऑफ मोल्स का आपको फॉर्मूला पता ही है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। देन रिलेशनशिप बिटवीन मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन। सो ये आप देख सकते हैं, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन। Ma इज मास ऑफ द सॉल्वेंट एंड Xb इज मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट। मैं हमेशा ए से रिप्रेजेंट करूंगा सॉल्वेंट को और बी से रिप्रेजेंट करूंगा हमेशा सोल्यूट को। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट इज मोलारिटी दैट इज एक्सप्रेस्ड बाय कैपिटल M। इट्स फॉर्मूला इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। सो अब एक क्वेश्चन यहाँ पर अचानक से डेवलप होता है कि मोलालिटी एंड मोलारिटी में विच इज द बेस्ट मेथड टू एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन। यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि कौन सा टेम्परेचर डिपेंडेंट है या कौन सा वेरी हो जाता है टेम्परेचर पे। क्योंकि मोलारिटी में नीचे वॉल्यूम प्रेजेंट है, मतलब लिक्विड स्टेट में सब्सटेंस प्रेजेंट है, तो उसका वॉल्यूम हमेशा चेंज होगा जब आप टेम्परेचर वेरी करेंगे। तो मोलारिटी विल चेंज व्हेन यू चेंज द टेम्परेचर। मगर मोलालिटी में जो भी सब्सटेंस दिया हुआ है वो सॉलिड स्टेट में दिया हुआ है, सॉलिड का वॉल्यूम चेंज नहीं होता है जब आप टेम्परेचर वेरी करेंगे। तो हेंस मोलालिटी का जो वैल्यू होगी वो चेंज नहीं होगी, वेरएज मोलारिटी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। दैट इज व्हाई मोलालिटी इज अ बेटर मेथड टू एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन एज कंपेयर टू मोलारिटी। नेक्स्ट वी कम टू रिलेशनशिप बिटवीन मोलारिटी एंड मास परसेंटेज। तो मोलारिटी इज इक्वल टू मास परसेंटेज इनटू डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इनटू 10। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं m इंटू 10 डिवाइडेड बाय mb। mb इज द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। नेक्स्ट इज रिलेशनशिप बिटवीन मोलारिटी एंड मोलालिटी। तो आप देख सकते हैं 1 अपॉन m इज इक्वल टू डेंसिटी अपॉन मोलारिटी माइनस mb अपॉन 1000। बाकी सारी चीज़ें आपको एज इट इज पता है। नेक्स्ट वी कम टू रिलेशनशिप बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलारिटी। सो
molarity is equal to xb into 1000 into d. D is the density. xa ma plus xb mb. Xb is mole fraction of solute, mb is molar mass of solute, xa is mole fraction of solvent, and ma is molar mass of the solvent. Then normality आता है number of gram equivalent of solute upon volume of solution in liter. Number of gram equivalents हम लोग further express कर सकते हैं as mass of solute upon equivalent mass of solute, and equivalent mass जैसे मैंने आपको बताया you can go and look into the video. मैं अपने डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा, सो आपके लिए ज़्यादा ईजी हो जाएगा. दिस वॉज नॉर्मेलिटी. अब हम देखते हैं देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी. सो दैट रिलेशनशिप इज नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर, या उसको बैलेंसी फैक्टर भी बोल सकते हैं. मतलब कि जैसे H2SO4 डिसोसिएट्स एज 2H पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव, तो यहाँ पर जो बैलेंसी फैक्टर होगा वो 2. आइदर कंसिडर द टोटल पॉजिटिव चार्ज और द टोटल नेगेटिव चार्ज. सो दैट इज द बैलेंसी फैक्टर या एन फैक्टर. नेक्स्ट इज थ्योरी ऑफ डाइल्यूशन. थ्योरी ऑफ डाइल्यूशन में ये थ्योरी होती है कि जितना सपोज नंबर ऑफ मोल्स एक बीकर में आपको दिया गया है, तो नंबर ऑफ मोल्स विल नेवर चेंज नो मैटर हाउ मच you dilute the solution. That is theory of dilution. मतलब number of moles before and number of moles after dilution will be same. तो theory of dilution में जो formula use होना चाहिए that is M1V1 is equal to M2V2, but जो मैं formula use करता हूँ that is N1V1 is equal to N2V2, because normality बैलेंसी फैक्टर को भी कंसिडर करती है, so that is a better method to use. फिर थ्योरी ऑफ मिक्सिंग देखते हैं हम यहाँ पर. मान लीजिए कि दो या उससे ज़्यादा सेम टाइप ऑफ या डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस को जब आप मिक्स करते हैं, तो जो नॉर्मेलिटी होती है या मोलैरिटी होती है वो चेंज हो जाती है. दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज थ्योरी ऑफ मिक्सिंग. एक एग्जांपल देखिए तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा. सपोज 1 लीटर 1 नॉर्मल HCl दिया गया है एंड 2 लीटर 2 नॉर्मल HNO3 दिया गया है. क्योंकि दोनों सेम टाइप के सब्सटेंसेस हैं, मतलब दोनों एसिड हैं, तो इसलिए दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट्स को हम लोग ऐड कर देंगे. तो हमें जो फॉर्मूला यूज करना होगा दैट इज N1V1 प्लस N2V2 गिव्स N3V3. N1V1 HCl के लिए हमने वैल्यूज पुट कर दी, N2V2 HNO3 के लिए हमने वैल्यूज पुट कर दी. N3 हमें निकालना है, दैट इज द फाइनल नॉर्मेलिटी ऑफ द सोल्यूशन, एंड 3 इज द टोटल वॉल्यूम, बिकॉज दोनों सब्सटेंसेस के वॉल्यूम को आपको मिक्स करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा. तो हेंस यू विल गेट टोटल वॉल्यूम 3. तो N3 की वैल्यू आ गई 5/3. आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि थ्योरी ऑफ मिक्सिंग क्या होती है विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल. अब हम लोग एक एग्जांपल और देख लेते हैं जिसमें हम लोग सारी चीज़ें कैलकुलेट करेंगे. तो द डेंसिटी ऑफ अ सोल्यूशन कंटेनिंग 13% बाय मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज 1.09 ग्राम्स पर ml. कैलकुलेट मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी एंड मोल फ्रैक्शन. सबसे पहले मोलैरिटी देखते हैं. मास परसेंटेज दिया है, डेंसिटी दिया है, तो सीधे से फॉर्मूला आप देख सकते हैं. मास परसेंटेज इनटू डेंसिटी 10 अपॉन मॉलिक्यूलर मास. सारी वैल्यूज आप पुट करेंगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ मोलैरिटी. नॉर्मेलिटी निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर. वैलेंसी फैक्टर 2 है क्योंकि H2SO4 है यहाँ पर, तो हमारा जो नॉर्मेलिटी निकल के आएगा दैट इज 2.89 नॉर्मल. फिर मोलैलिटी देखते हैं. मोलैलिटी और मोलैरिटी के बीच में रिलेशन आपको पता है, दैट इज दिस. सो सारी वैल्यूज हम पुट करेंगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ मोलैलिटी. एक और तरीका है जो कि आप यूज कर सकते हैं, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ था 13% H2SO4 मास अपॉन मास, तो इसका मतलब होता है 13 ग्राम ऑफ H2SO4 है एंड 87 ग्राम ऑफ H2O है. सो मोलैलिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मतलब H2SO4 का नंबर ऑफ मोल्स दैट इज 30/98 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg. सॉल्वेंट इज H2O, उसका मास इज 87 ग्राम्स एंड उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे बिकॉज उसको kg में हमें कन्वर्ट करना है. तो इससे भी आप कर सकते हैं, यू विल गेट द सेम रिजल्ट. देन उसके बाद मोल फ्रैक्शन हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला. सारी डेटा आपको पता है, यू कैन ईजिली सब्सटीट्यूट ऑल द डेटा. अगर एक मेथड और है जो कि आप यूज कर सकते हैं, आप इंडिविजुअल कंपोनेंट का नंबर ऑफ मोल्स निकालिए. जैसे H2O का नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं 87/18. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 का आप निकाल सकते हैं 13/98 एंड सीधे सीधे आप मोल फ्रैक्शन के फॉर्मूले में उसको यूज कर सकते हैं. मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 निकालने के लिए 1 से आप सब्सट्रैक्ट कर दीजिए मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O. सो इस तरीके से आप मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 निकाल सकते हैं. So this was it in this particular video. In this particular video we have covered major chunk of that particular chapter.
एंड आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, इनफैक्ट ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिर भी ऐसा टॉपिक है जो कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन ज़रूर कर दीजिएगा, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूँगा। एंड अगली चीज़ ये कि आप ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स लगाइए, जितना ज़्यादा आप न्यूमेरिकल लगाएँगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा एंड उतना ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ बी फ्री टू comment in the comment section. So with this is Dr. Imran Khan signing off. I hope you like the video. Thank you for watching the video. Thank you. Thanks a lot.